चलिए, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी आज की इस वीडियो में हम लोग किसी भी पॉइंट पे, डाइपोल के किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा उसको समझेंगे। लेट अस कंसिडर देयर इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी ऑफ चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, सेंटर ओ एंड लेंथ 2l। यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, देख सकते हैं ए बी, एक ए पे प्लस क्यू है, बी पे माइनस क्यू, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 2l। सेंटर से ए का दूरी है l, सेंटर से बी का दूरी भी है l, दोनों के बीच का डिस्टेंस दोनों डाइपोल का 2l। अब लेट के इज द पॉइंट इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल विथ पोजीशन थीटा आर। अब यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है इससे के पॉइंट एक लेते हैं, इसका पोजीशन कितना है थीटा और आर, इसका पोजीशन कितना है थीटा आर, क्योंकि ये थीटा एंगल बना रहा है, ये एंगल कितना बना रहा है एक्स एक्सिस के लॉन्ग थीटा एंगल बना रहा है, और आर जो है वाई एक्सिस के लॉन्ग बना रहा है, तो इसका पोजीशन क्या हो जाएगा के का थीटा आर। थीटा आर वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल। अब इस डाइपोल के कारण इस पॉइंट पे, ये जो पर्टिकुलर के पॉइंट है, इस पॉइंट पे इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण क्या इंटेंसिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड का, उसको जानना है। तो हम लोग क्या किए कि लेट पी वेक्टर इज द डाइपोल मोमेंट ऑफ डाइपोल ए बी वी रिजॉल्व। अब ये जो डाइपोल है ए बी, इसका हम लोग पी वेक्टर लिए, क्या लिए पी वेक्टर, ये देख रहे हो ऐसे इस डायरेक्शन में, ये ऐसे इस डायरेक्शन में हम लोग इसका एक पी वेक्टर, एक डाइपोल मोमेंट लिए इस डायरेक्शन में। तो अगर हम ये इसको ऐसे समझो कि इसको हम थोड़ा सा कर्व करें कॉपी को, अब यहाँ पे ध्यान से समझो, अगर इसको देखो तो ये तुमको क्या लगेगा वाई एक्सिस, ये क्या है एक्स एक्सिस, ये क्या है एक्स एक्सिस, और ये क्या है वाई एक्सिस। अच्छा, ये जो डाइपोल मोमेंट है ये कहाँ से पास कर रहा है, अगर इसको हम वाई एक्सिस कंसिडर कर लें, ये जो ए डैश डैश ए डबल डैश बी डबल डैश है, ये क्या है बी डबल डैश ए डबल डैश, और ये क्या है मेरा ए डैश बी डैश, तो ये जो है मेरा वाई एक्सिस है और ये क्या है मेरा एक्स एक्सिस है, और इसी पे मेरा एंगल भी बन रहा है। अगर ध्यान से देखें एंगल कहाँ बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, तो एंगल के अलोंग जो मेरा कंपोनेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा पी कॉस थीटा, और उसके जस्ट अपोजिट मेरा कंपोनेंट क्या हो जाएगा पी साइन थीटा। अगर इस डाइपोल को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में, जो डाइपोल है ए बी, जैसे प्लेन को हम लोग सीधा समझते हैं ना ऐसे कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये मेरा एक्स एक्सिस है, सिमिलरली इस डाइपोल में इसको भी वैसे ही समझते हैं कि ये मेरा क्या है वाई एक्सिस है और ये वाला मेरा एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, उसमें ये डाइपोल है जिसका जिधर एंगल होता है उस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या हो जाएगा पी कॉस थीटा, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में यानी इधर कंपोनेंट क्या हो जाएगा पी साइन थीटा। अब अगेन वो जो के पॉइंट है, ये तो डाइपोल को रिजॉल्व किए दो कंपोनेंट में, अब यहाँ पे ये जो पॉइंट के है इसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि इस डाइपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लग रहा है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है, इवन इस डायरेक्शन में, और ये जो के पॉइंट है इसके दौरान जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो किधर लग रहा है इधर, तो इस दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो कहाँ पे होगा बीच में ई, और ये जो रिजल्टेंट है ये इवन के साथ कितना एंगल बना रहा है अल्फा, अल्फा एंगल बना रहा है। अच्छा, तो अब यहाँ से एक चीज़ देखो, हेयर के, ये जो के है एग्जिस्ट ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ डाइपोल, ये के कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है इक्वेटोरियल पॉइंट, ये कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है डाइपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट पे, ऐसे इक्वेटोरियल होता है ऐसे, अगर हॉरिजॉन्टली देखें यानी कि ऐसे तो ये एक्सियल हो गया, और ये ऐसे देखें तो ये क्या हो गया इक्वेटोरियल, तो के कहाँ लाई कर रहा है इक्वेटोरियल पॉइंट पे, यानी कि ये जो ई ए डबल डैश बी डबल डैश है उस पर, तो ई ए डबल डैश बी डबल डैश क्या हो जाएगा 1/4πε0 इंटू ये मेरा इस डायरेक्शन में जो मेरा कंपोनेंट है वो क्या है पी साइन थीटा, इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या है पी साइन थीटा, जो चार्ज पार्टिकल का है डाइपोल का, तो हो जाएगा पी साइन थीटा अपॉन आर क्यू, डिस्टेंस तो आर ही है। और उसी तरीके से जब के जो है एक्सियल पॉइंट पे लाई करेगा, जब के किस पे लाई करेगा एक्सियल पॉइंट पे, तो उस केस में क्या हो जाएगा ए डैश और बी डैश, तो 1/4πε0 इंटू 2p इस एक्सियल पॉइंट के लॉन्ग क्या है कॉस थीटा, तो 2p कॉस थीटा अपॉन आर क्यू। अब यहाँ पे ये जो दोनों हैं ए डैश, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए डैश बी डैश और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए डबल डैश और बी डबल डैश, ये दोनों क्या है एक दूसरे पे क्या है परपेंडिकुलर है, तो जब भी दो वेक्टर्स एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं तो उस केस में जो मेरा रिजल्टेंट होता है, रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता था वेक्टर में, रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, यही होता था रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो यहाँ पे थीटा की जगह पे अगर 90 पुट कर दे तो ये पूरा टर्म मेरा क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। सिमिलर चीज़ यहाँ पे भी है, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो क्या हो जाएगा ई ए डैश का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करते हैं ना, तो ई ए डैश का होल स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर ए डबल डैश बी डबल डैश। अब इन दोनों का वैल्यू जो फाइंड आउट यहाँ पे किए हैं, ये इन दोनों वैल्यू को पुट कर दिए, तो इन दोनों वैल्यू को जब यहाँ पे हम लोग पुट किए तो फाइनली इसमें से 1/4πε0 और आर पी और आर क्यूब क्या हो जाएगा कॉमन आ जाएगा, ये टर्म और ये टर्म
ये 3 टर्म क्या होगा, सब में से कॉमन आएगा, इसमें से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, हर में से ये 3 टर्म क्या हो जाएगा, मेरा कॉमन आ गया, बच क्या गया यहाँ पे 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये जो 4 cos स्क्वायर थीटा है, ये 4 cos स्क्वायर थीटा है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। 4 cos स्क्वायर थीटा को ऐसे लिख सकते हैं ना, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा क्या बन गया 1 और 3 cos स्क्वायर थीटा एज इट इज़ रह गया। अब स्क्वायर से इसका, क्योंकि स्क्वायर किस पे था, इस पे स्क्वायर था, तो इसके स्क्वायर से ये वाला रूट कट गया, लेकिन इस पे तो अभी भी रूट रहेगा। तो यही फाइनली मेरा बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट इन द प्लेन। प्लेन में कहीं पे भी हो, यानी इस पॉइंट पे जो के पॉइंट है, इस पॉइंट पे, इस के पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना हो जाएगा 1/4πε0 इंटू पी अपॉन आर क्यूब इंटू 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। अगर अल्फा को रिजल्टेंट का डायरेक्शन मानते हैं, यानी ये जो अल्फा है, ये जो अल्फा एंगल है, इसको रिजल्टेंट का डायरेक्शन बनाते हैं, तो टैन अल्फा उसके हिसाब से क्या हो जाएगा ई ए डैश। इसको अगर अल्फा, ये देख रहे हो अल्फा, इसको रिजल्टेंट का डायरेक्शन माने तो टैन अल्फा क्या हो जाएगा, टैन अल्फा हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी परपेंडिकुलर ये रहा, बेस ये रहा, तो परपेंडिकुलर, ये जो परपेंडिकुलर है, ये जो परपेंडिकुलर है, ये किसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है। ये जो ए डबल डैश बी डबल डैश है, इसके पैरेलल मेरा क्या है, ये परपेंडिकुलर है, तो उसकी जगह पे ये वैल्यू पुट हो गया। बेस किसके पैरेलल है, बेस इस वाले के पैरेलल है, ए डैश बी डैश के, तो उसकी जगह पे ये पुट हुआ। अब दोनों का जब वैल्यू एज इट इज पुट करेंगे तो यहाँ से 1/4 पहले ये दोनों कट जाएगा, पी से पी कैंसिल हुआ, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हुआ, बच क्या गया साइन थीटा बाई कॉस थीटा, यानी 1/2 टाइम्स ऑफ टैन थीटा। तो अल्फा का फाइनली वैल्यू कितना आ जाता है, इतना। और टैन अल्फा का वैल्यू इतना आता है, और उसी को अगर अल्फा केवल लिखना तो हो जाएगा टैन इनवर्स हाफ ऑफ टैन थीटा। ये कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लाइन चार्ज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। इनफाइनाइट लेंथ के लाइन चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है वो कितना होता है, यानी कि ये मेरे पास एक लाइन चार्ज है, ये क्या है, मेरे पास एक लाइन चार्ज है जो कि इनफाइनाइट लेंथ का है, मतलब इस डायरेक्शन में भी वो जहाँ तक चाहे उतना है, इधर भी जहाँ तक चाहे उतना है, इनफाइनाइट लेंथ का एक लाइन चार्ज है। अब हम यहाँ पे ये जो सेंटर है, इस लाइन चार्ज का सेंटर एज्यूम करते हैं कि यहाँ पे है, ये ओ सेंटर। इस ओ सेंटर से एक्स डिस्टेंस दोनों तरफ, इधर भी एक्स डिस्टेंस की दूरी पे एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर करते हैं, एक वेरी स्मॉल एलिमेंट को, दोनों जगह सेंटर से इधर भी और सेंटर से इधर भी दोनों जगह एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर करते हैं, जो कि जिसका दूरी कितना है dx, जिसका दूरी कितना है dx, और उस पर जो चार्ज है वो कितना है dq चार्ज है, उस पर चार्ज कितना है dq चार्ज है। तो ये जो dx है, जो स्मॉल एलिमेंट यहाँ है, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो कितना है de, और इसके कारण, इस स्मॉल चार्ज पार्टिकल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो भी कितना है de, और इसका ये कितना किस डायरेक्शन में लग रहा है, तो इस पॉइंट पे, यानी P पॉइंट पे अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा वो हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व कर देते हैं। तो इस एंगल को मानते हैं थीटा, तो ये एंगल भी थीटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये एंगल थीटा, यानी कि ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, सारा एंगल थीटा है। अब यहाँ पे अच्छा ये देखो, ये जो P है, ये जो P है, इसका जैसे अगर हम यहाँ पे दो चीज़ है, एक इस चार्ज पार्टिकल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे लग रहा है, ऐसे, ये जो दिख रहा है लाइन, ये वाली जो लाइन दिख रही है, ये क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और ये स्ट्रेट लाइन है, ये क्या है एकदम स्ट्रेट लाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस चार्ज पार्टिकल, और ये वाली जो लाइन है ये क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस चार्ज पार्टिकल। तो इस डी के कारण जो मेरा एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है थीटा, और इस डी के कारण भी एंगल कितना बन रहा है थीटा। तो दोनों जिस तरफ एंगल बनता है उस तरफ कंपोनेंट क्या होता है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट डी कॉस थीटा, तो इसका भी डी कॉस थीटा, इसका भी डी कॉस थीटा हो जाएगा, इसका भी डी कॉस थीटा हो जाएगा। अब ये जो थीटा है, इसका इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट बनेगा वो कितना बन गया डी साइन थीटा, और इसका जो है इस वाले का इस डायरेक्शन में कितना बन जाएगा माइनस डी साइन थीटा। अब इतना चीज़ जैसे समझे तो यहाँ पे समझेंगे। और इस पूरे चार्ज, ये जो, क्योंकि ये क्या है लीनियर सरफेस है, ये कैसा सरफेस है लीनियर सरफेस है, तो इस लीनियर सरफेस का लीनियर चार्ज डेंसिटी याद है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ाए थे, लेमडा सिग्मा, सिग्मा क्या होता था सरफेस एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता था, लेमडा क्या होता था लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता था लेमडा। तो इस लाइन का, ये जो लाइन है, इस लाइन पे जो चार्ज है इनफाइनाइट लेंथ का, ये जो लाइन है जिस पे चार्ज है, इसका लीनियर डेंसिटी क्या है लेमडा। तो इफ, अब यहाँ पे देखिए, इफ डी क्यू बी द चार्ज ऑन स्मॉल एलिमेंट्स ऑफ लेंथ डी एक्स,
डी क्यू जो है, अगर कोई बहुत छोटे से एलिमेंट को कंसिडर करते हैं, बहुत छोटे से एलिमेंट जिसका लेंथ कितना है डी एक्स और उस पर चार्ज कितना है डी क्यू, तो वहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, लेमडा इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी एक्स, यानी कि डी क्यू क्या हो जाएगा, लेमडा टाइम्स डी एक्स। अब इफ डी ई बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट पी ड्यू टू डी क्यू, अब इस डी क्यू चार्ज के कारण पी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो कितने है, डी ई है। इस डी क्यू, यहाँ पे भी डी क्यू चार्ज है, यहाँ पे भी डी क्यू चार्ज है, दोनों के कारण पी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो कितना है, डी ई है। तो डी ई इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ये डिस्टेंस आर है और ये डिस्टेंस क्या है, एक्स है, तो ये वाला अल्टरनेटली यहाँ पे ये 90 डिग्री का फॉर्मेशन कर रहा है। ये कितना फॉर्मेशन कर रहा है, 90 डिग्री। तो ये आर है, ये कितना है, ये वाला डिस्टेंस मेरा आर, ये वाला डिस्टेंस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली ये भी वही हो जाएगा। तो इन दोनों का बेस एंगल भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, और बेस एंगल अगर बराबर है यानी ये एंगल्स भी बराबर होंगे। तो डी ई क्या हो गया, 1/4πε0 इंटू डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अच्छा, डी ई क्या आ जाएगा फाइनली, यहाँ पे एक चीज़ भूल गया, तो डी ई क्या हो जाएगा, 1/4πε0। अच्छा, डी क्यू का क्या वैल्यू निकाले थे, लेमडा इंटू डी एक्स, उसको यहाँ पे पुट कर दिए, इतना आया। अब रिजल्टेंट अगर निकालना है, इफ डी आर बी द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट पी, अब इस पी पॉइंट पे रिजल्टेंट क्या है मेरा, डी ई आर, इस पी पॉइंट पे रिजल्टेंट मेरा क्या है, डी ई आर। तो डी ई आर क्या हो जाएगा, उसके जो रिजल्टेंट है यानी जिसमें उसको रिजॉल्व किए हैं कंपोनेंट, उन सबको लिखेंगे। तो एक हो जाएगा इस डायरेक्शन में यानी ऊपर की तरफ, इस पे कौन कौन से कंपोनेंट लग रहे हैं, डी ई कॉस थीटा, डी ई कॉस थीटा, तो डी ई कॉस थीटा प्लस डी ई कॉस थीटा। और इस डायरेक्शन में कौन सा लग रहा है, डी ई साइन थीटा, और इस डायरेक्शन में लग रहा है माइनस डी ई साइन थीटा। तो माइनस डी ई साइन थीटा प्लस डी ई साइन थीटा दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, 2 डी ई कॉस थीटा। अब इस रिजल्टेंट को, इसको इक्वेशन 1 मान के जो वैल्यू फाइंड आउट किए थे इलेक्ट्रिक फील्ड डी ई का, उसको इसकी जगह पे पुट कर देंगे, ये जो डी ई है, तो उसकी जगह पे जब पुट किए तो फाइनल आंसर क्या है, 2 इंटू 1/4πε0 इतना लेमडा डी एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे भी स्क्वायर नहीं होगा, ये जो स्क्वायर है ना ये हटा देंगे, गलती से लिखा गया था, लेमडा डी एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, अब ये जो कॉस थीटा है, अब कॉस थीटा को यहाँ से देखेंगे, तो कॉस थीटा को अगर यहाँ से देखें तो कॉस थीटा क्या आ रहा है, आर पर कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो इसके ये जो थीटा एंगल दिख रहा है, ये वाला एंगल थीटा, इसके अकॉर्डिंगली देखना होगा। तो इस थीटा एंगल के अकॉर्डिंगली बेस कौन सा हो जाएगा, ये वाला, और हाइपोटेनस कौन सा हो जाएगा, ये वाला। तो बेस कितना है आर, हाइपोटेनस कितना है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। उसी को यहाँ पे लिखे एज इट इज, बस रूट को हटा के 1/2 लिख दिए। तो इसको जब पूरा सॉल्व किया तो डी ई आर मेरा क्या है फाइनली, 2 लेमडा आर डी एक्स बाई 4πε0 इंटू एक आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ है एक आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ है बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। इस पे पावर कितना है 1, इस पे पावर कितना है 1/2, तो 1/2 प्लस 1 3/2 इतना आ गया। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, इसको 0 से लेके ई आर के बीच में इंटीग्रेट करना होगा। तो इंटीग्रेट जब करेंगे तो 2 लेमडा आर और 4πε0, ये क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा क्योंकि ये सब कांस्टेंट है, और बच क्या जाएगा डी एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और 3/2 बच जाएगा। अब इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे, क्योंकि ध्यान से देखें तो यहाँ पे मेरे पास 2 वेरिएबल है, एक एक्स है एक आर है, एक एक्स है और एक आर है, तो उसके लिए हमको इंटीग्रेशन के लिए एक ही वेरिएबल चाहिए, 2 वेरिएबल से काम नहीं होगा। तो अब यहाँ पे इस वेरिएबल को हटाने के लिए हम क्या किए कि इस ट्रायंगल को लिए, क्या किए, इस ट्रायंगल को, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है, इस ट्रायंगल को हम यहाँ पे कंसिडर किए कि ये एंगल थीटा है, ये वाला जो डिस्टेंस है आर, वही वाला डिस्टेंस यहाँ पे आर है, और ये वाला डिस्टेंस जो यहाँ पे एक्स था वही एक्स यहाँ पे है। तो इसमें अगर टैन थीटा देखें तो टैन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी एक्स अपॉन आर। तो एक्स इज इक्वल टू आर टैन थीटा, यानी डी एक्स अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू डी टाइम्स आर टैन थीटा बाई डी थीटा। अब यहाँ पे क्या किया कि दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट किए, दोनों तरफ जब डिफ्रेंशिएट किए थीटा के रिस्पेक्ट में, तो इसमें से क्या हुआ कि ये आर बाहर आ गया, टैन थीटा का डिफ्रेंशिएशन किया, सेक स्क्वायर थीटा आया। तो यहाँ से dx का वैल्यू हमको पता चल गया, dx का वैल्यू क्या पता चला, आर सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब यहाँ से ये जो वैल्यू हमको पता चला, तो इससे 2 कंडीशन सामने आए। पहला कंडीशन ये सामने आया कि अगर x का वैल्यू 0 होता है और r tan थीटा का वैल्यू 0 होता है, तो उस केस में 0 थीटा का वैल्यू भी 0 हो जाएगा, क्योंकि अगर मेरा x 0 है, r tan थीटा 0 है, दोनों साइड 0 है, तो उस केस में जो फाइनली थीटा का वैल्यू होगा वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और दूसरा केस, पहला केस तो ये है, पहला केस ये वाला पहला केस है। दूसरा केस यहाँ पे है, दूसरा केस क्या बोलता है कि x का वैल्यू अगर इन्फिनिटी है,
एक्स का वैल्यू क्या है इन्फिनिटी, तो आर टैन थीटा का वैल्यू भी क्या हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा। और अगर आर टैन थीटा इनफाइनाइट हुआ और टैन थीटा क्या है इनफाइनाइट, तो टैन थीटा इनफाइनिटी में तभी आता है जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो, क्योंकि टैन 90 डिग्री जो होता है यानी टैन पाई बाई टू टैन 90 डिग्री, यही वाला मेरा क्या होता है इन्फिनिटी होता है। तो टैन 90 डिग्री मेरा इन्फिनिटी होता है, तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा पाई बाई टू अगर टैन इन्फिनिटी है। तो इक्वेशन वन से, इक्वेशन वन कौन सा ये से, अब यहाँ पे हमको वैल्यू पता चल गया, डी एक्स का वैल्यू पता चल गया। तो अब उस वैल्यू को यहाँ पे जो आर स्क्वायर है इस एक्स स्क्वायर की जगह पे हम क्या किए कि उस वैल्यू को पुट किए। तो वैल्यू जब पुट किए तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा पे पावर 3/2 सेम चीज़ आ गया। अब आर ही मेरा केवल वेरिएबल है, एक्स हट गया। अब इसको जब पीछे किए तो रिजल्टेंट कितना आया 2 लेमडा आर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये सारा तो कांस्टेंट है तो बाहर ही रह गया। इसको अब क्या किए 0 से 90 के बीच में क्या किए इंटीग्रेट किए, किसके बीच में 0 से 90 के बीच में। तो यहाँ पे ऊपर में क्या था आर सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा और नीचे आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखो ऊपर में एज इट इज़ है, नीचे क्या हुआ अचानक से, नहीं नीचे कहाँ से ये आ गया। अब देखिए यहाँ पे अगर हम आर स्क्वायर को क्या करें कॉमन लें, आर स्क्वायर को क्या करें कॉमन लें, तो आर स्क्वायर को जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे मेरा टर्म क्या हो जाएगा आर स्क्वायर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। जब कॉमन लेंगे आर स्क्वायर को तो अंडर ब्रैकेट क्या बच जाएगा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। सिमिलर चीज़ वही हुआ है कि आर स्क्वायर और ये जो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, ये जो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा है ये मेरा क्या हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। और इस सब पे ये जो पूरा है इस पूरे पे पावर कितना है 3/2। तो जब ये पूरा पावर 3/2 है तो उसी को बस यहाँ डिवाइड किया गया है। वो आर स्क्वायर को कॉमन लेके उस पर 3/2 और 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा उस पर पावर 3/2। तो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे भी 2 से 2 कैंसिल। अब इसको जब अगेन 2 लेमडा एफ तो कांस्टेंट बाहर है। यहाँ पे देखिए अब ये ऊपर में भी क्या था आर था, नीचे में भी क्या है आर, इसको आर क्यूब बचा हुआ है, तो आर क्यूब को आर इंटू आर स्क्वायर में तोड़े तो आर से आर कैंसिल, नीचे क्या बच गया आर स्क्वायर। और यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई नीचे भी क्या बच गया था सेक स्क्वायर थीटा जो कि क्यूब था, नीचे क्या बच गया था सेक क्यूब थीटा। तो सेक क्यूब थीटा को लिख सकते हैं ना सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, बच क्या गया केवल डी थीटा अपॉन सेक थीटा जिसको कि पाई, और डी थीटा अपॉन सेक थीटा यानी कि कॉस थीटा। ये क्या है मेरा, इसको ऐसे लिखा जा सकता है ना 1/सेक थीटा 1/सेक थीटा इंटू डी थीटा। तो 1/सेक थीटा कॉस थीटा हो गया, डी थीटा हो गया, 0 से 90 के बीच में इसको इंटीग्रेट कर दिया, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा हो गया। इसको जब वैल्यू पुट किया इसका फाइनली तो मेरा रिजल्टेंट कितना आ गया, साइन 90 का वैल्यू जो है कितना हो जाता है 0 हो जाता है। साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। तो फाइनली रिजल्टेंट क्या आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लेमडा अपॉन आर। अगर 2 लेमडा को कांस्टेंट मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं 2 लेमडा को कांस्टेंट मान लेते हैं, तो लाइन चार्ज के कारण जो रिजल्टेंट होगा वो हमेशा डिस्टेंस जो होगा दोनों चार्ज पार्टिकल के उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा।